Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Business Services Part 3 Functions of Commercial Banks. In this video we will cover primary functions, secondary functions and e-banking. So start करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमने लास्ट वीडियो में कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था कि बैंक्स क्या होते हैं और बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने बैंक्स के टाइप्स पढ़े थे कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि बैंक्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। बैंक के फंक्शन हमारे तीन टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड ई बैंकिंग। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में बैंक क्या करती है, यहाँ पर बैंक के पास दो तरह के काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, यानी कि लोगों से पैसा जमा करना और लोगों को बदले में लोन देना और उधार देना। अब पैसे कितने टाइप्स में जमा कर सकते हैं, लोन कितने तरह का बैंक देती है, एडवांस कितने तरह का बैंक देती है, ये हम देखेंगे अभी। तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन और एडवांस देना। यहाँ पर है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। द बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स मनी इन द फॉलोइंग अकाउंट। तो बैंक जो है, जो लोगों से पैसा जमा करती है, हम लोग भी बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो हमारे पास कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, बैंक हमें कितने तरह के अकाउंट्स की फैसिलिटी देती है अपने पैसे जमा करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ अकाउंट्स के टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर पैसे जो हैं वो एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में जमा कराए जाते हैं। जो डिपॉजिटर होता है, जब वो बैंक में पैसे जमा कराने जाता है तो वहाँ से उसको बैंक जो है एक फ़िक्स्ड डिपॉजिट की रिसीट देती है, जिस रिसीट पे जमा कराने वाले का नाम, अमाउंट उसने कितना जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको क्या मिलेगा अपने जमा किए हुए पैसे पे, और कितने टाइम के लिए वो पैसा जमा कर रहा है, ये सब कुछ मेंशन होता है। और ये रिसिप्ट जो है वो हम किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है, कुछ फिक्स टाइम के लिए वो पैसा हम बैंक में जमा करा देते हैं। लेकिन ऐसा भी सिस्टम होता है कि अगर जमा कराने वाले को, डिपॉजिटर को, उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक उसको वापस कर देती है, लेकिन बदले में क्या होता है कि कुछ चार्जेस काट लेती है। तो ये हमारा फिक्स्ड अकाउंट का सिस्टम होता है। सेकंड है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम हिंदी में कहते हैं चालू खाता को। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि डिपॉजिटर जो पैसे जमा कराने जाता है वो किसी भी टाइम जमा करा सकता है और किसी भी टाइम जब भी उसको ज़रूरत है उसमें से विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता, तो कभी भी आप पैसा जमा करा सकते हैं और कभी भी आप पैसा वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और बैंक जो है, बस ये होता है कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, कोई भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट बैंक की तरफ से नहीं मिलता है। पैसा जो हम जमा कराते हैं, जब उसको विड्रॉ करने जाते हैं तो उसको हम चेक की मदद से विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बचत खाता अकाउंट। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट तो बहुत नॉर्मल अकाउंट है। इसमें क्या होता है, पैसे जमा कराने के लिए बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, बट इसमें जो बैंक है वो आपके पैसों पे कुछ इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट लगाती है। हमें जो है अपने पैसे जमा कराने के बदले में कुछ इंटरेस्ट हमें बैंक की तरफ से ब्याज मिलता है, जिससे क्या होता है छोटी छोटी बचत को इनकरेजमेंट मिलती है। जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे और हमें हमारी जमा पूंजी पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलेगा, तो हम और ज़्यादा सेविंग कराने के लिए इनकरेज होंगे। तो इसीलिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से क्या होता है कि सेविंग को इनकरेज मिलती है। लास्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में डिपॉजिटर पैसे जमा कराता है, लेकिन वो फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा कराता है, पर इसमें वो जमा कराता है मंथली बेसिस पे। यहाँ पर मंथली बेसिस पे बैंक में हमारा पैसा जमा होता है और मनी जो है, जो पैसा हमने जमा कराया, उसको आप उस समय से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका समय है, जो भी आपका पीरियड है मैच्योरिटी का, उससे पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके अमाउंट के ऊपर, जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, वो दोबारा से आपके अमाउंट के साथ बैंक में जमा हो जाएगा, रीडिपॉजिट हो जाता है। जैसे एक बार हमने पैसा जमा कराया, उसके ऊपर हमें बैंक की तरफ से कुछ इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट जो है दोबारा से फिर आपके अमाउंट के संग बैंक में जमा हो गया, तो यहाँ पर ये रीडिपॉजिट हो जाता है हमारे मेन अमाउंट के साथ। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे सेविंग को इनकरेजमेंट मिलता है
और जो बाकी के अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट, उसकी तुलना में हम यहाँ पर ज़्यादा पैसे जमा कर पाते हैं। तो यही हमें एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बेनिफिट होता है। अब है नेक्स्ट फंक्शन, एडवांसिंग लोन्स। अब बैंक जो है जब पैसा जमा करती है तो बदले में उधार भी देती है, बदले में लोन भी देती है। दिस बैंक प्रोवाइड लोन्स फॉर प्रोडक्टिव वर्क्स। द बैंक एडवांस लोन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जैसे हमारे पैसा जमा कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स थे, उसी तरह से लोन भी प्रोवाइड करने के लिए बैंक के अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। अब कितने टाइप्स में, यानी कितने रूप में बैंक जो है हमें उधार दे सकती है, तो सबसे पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जब हम बैंक से उधार लेने के लिए जाते हैं तो बदले में बैंक जो है हमसे कुछ सिक्योरिटी लेती है। उस सिक्योरिटी के बेस पे ही बैंक हमें हमारा अमाउंट जो है वो विड्रॉ करने की परमिशन देती है। हम अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें वो पैसा बैंक को जमा कराना होता है, और जो पैसा आपने विड्रॉ किया, जितना पैसा आपने बैंक से निकाला है, बैंक सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगाती है, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगाती है। जितना पैसा आपने विड्रॉ किया उतने ही पैसे पे सिर्फ बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, अक्सर जो लोगों का बैंक में करंट अकाउंट होता है उनको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इस फैसिलिटी में क्या होता है, बैंक से जो है परमिशन लेना पड़ता है। किस चीज़ का परमिशन, कि जितना हमारे अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा हमें विड्रॉ करना है। तो जितना, वैसे तो नॉर्मली जितना आपके बैंक में पैसा है उतना ही आप बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो जो ज़्यादा वाला अमाउंट आपने विड्रॉ किया उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बैंक के विश्वसनीय ग्राहक होते हैं, उनको ही बैंक ये फैसिलिटी देती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि बैंक में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आपको जो है 12,000 रुपये यानी विड्रॉ करना है, तो 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो 10,000 रुपये आपके अकाउंट में थे, 2,000 रुपये और आपको बैंक ने परमिशन दिए विड्रॉ करने के लिए। तो जो 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया वो अमाउंट को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज टर्म लोन। टर्म लोन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाले लोन जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, यह एक तो फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, इसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। और मेनली जो है ये वाला लोन बैंक देती है, आपका मशीनरी खरीदना है, ट्रक लेना है, स्कूटर लेना है, घर खरीदना है, कोई बड़े काम करने हैं, उनके लिए टर्म लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है। तो इसके बदले में क्या करना होता है, जिसने पैसा उधार लिया है वो बैंक को चुकाता है, लेकिन चुकाने का बेस क्या होता है, या तो मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, हाफ ईयरली बेस पे, या फिर पूरे सालाना एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाता है। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है इस लोन को चुकाने के लिए। अब लास्ट है हमारा डिमांड लोन। डिमांड लोन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का लोन होता है, क्योंकि ये लोन जो है वो बैंक जब आपको देती है, जब बदले में वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करती है। आपका कोई फिक्स डिपॉजिट रिसीव है, कोई आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले रखी है, आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखा है, तो जब आप ये बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराओगे तभी आपको बैंक जो है वो डिमांड लोन देगी। और इनको हम डिमांड लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंक जो है आपसे ये किसी भी टाइम डिमांड कर सकती है। बैंक आपसे किसी भी टाइम इस लोन को चुकाने के लिए डिमांड कर सकती है, इसलिए इसको हम डिमांड लोन कहते हैं। तो हमने प्राइमरी फंक्शन देखे बैंक के, दो तरह के होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस। अब बैंक सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या करता है, तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन इसका होता है एजेंसी फंक्शन। ए बैंक परफॉर्म्स वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर इट कस्टमर्स। अब बैंक अपने कस्टमर के लिए कितने तरह के एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है, देखते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। इसमें क्या करता है, बैंक जो होता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे उसका चेक है, उसका रेंट, उसका इंटरेस्ट, ये सब कुछ जो है वो जमा भी कर लेता है। और अगर कभी कस्टमर के बिहाफ पे टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जैसा कि कस्टमर ने उसको ऑर्डर दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो भी वो काम करता है। तो इस तरह से बैंक कलेक्शन का भी काम करता है कस्टमर के बिहाफ पे, और पेमेंट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक का काम ये भी होता है कि कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको परचेज करना और उनको सेल करना। नेक्स्ट, ट्रस्टी। कस्टमर के कहने पे, कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पे बैंक जो है वो आपके ट्रस्टी का भी फंक्शन परफॉर्म करता है अपने कस्टमर के लिए। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
इसमें क्या होता है, बैंक का काम होता है जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, जो हमारा विदेशी व्यापार होता है उसको इनकरेज करना। जो फॉरेन करेंसी का काम होता है, सेलिंग और परचेजिंग का जो काम होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो करके। वैसे तो ये फंक्शन आपके फॉरेन कमर्शियल बैंक ही जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन में पब्लिक सेक्टर बैंक को भी ये परमिशन मिली हुई है कि वो फॉरेन एक्सचेंज का सेल और परचेज करता है। और लास्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि बैंक जो है, मतलब कि उसके कस्टमर की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इन्फॉर्मेशन ट्रेडर के पास पहुंचाता है, और इसी तरह से सेम वे में ट्रेडर से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कस्टमर के पास पहुंचाता है। एक तरह से कस्टमर और ट्रेडर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कराना होता है वो काम भी बैंक करता है, और उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस। अब एजेंसी फंक्शन के बाद आते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब इन जनरल सर्विसेज में बैंक क्या क्या काम करता है। दिस बैंक्स परफॉर्म्स दैट फंक्शंस विच आर हेल्पफुल टू जनरल पब्लिक। अब आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट है लॉकर फैसिलिटीज। बैंक के लॉकर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर हम अपना कोई भी गोल्ड का सामान, सिल्वर का सामान, या फिर हमारे कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम सेफली बैंक के लॉकर में जाके रख देते हैं। और बदले में क्या होता है, बैंक इसके लिए हमारे से पूरे साल का कुछ अमाउंट चार्ज करता है। वो चार्जेस बहुत लो होते हैं। तो इस तरह से बैंक जो है हमें लॉकर की फैसिलिटी भी देता है। ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रैवलर चेक में क्या होता है कि बैंक जो है, जो भी कस्टमर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उनको ये ट्रैवलर चेक की फैसिलिटी देता है। तो इस फैसिलिटी में क्या होता है कि कस्टमर को अपने संग ज़्यादा कैश लेके नहीं घूमना होता है। वो बिना कैश रख के फ्रीली जो है ये ट्रैवलर चेक के साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उसको कैश की टेंशन नहीं होती है। और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब किसी कस्टमर को कोई गुड्स इम्पोर्ट करना होता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट की से ज़रूरत पड़ती है, और ये फंक्शन भी बैंक ही परफॉर्म करता है। लास्ट है बिजनेस इंफॉर्मेशन। जैसा कि बैंक के पास सभी कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूरी नॉलेज होती है, तो उससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और उससे ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी अगर बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वो हेल्प भी बैंक करता है। तो ये बैंक के दो सेकेंडरी फंक्शंस थे। पहला था एजेंसी फंक्शन और दूसरा था जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब लास्ट बैंक का फंक्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको हम शॉर्ट में ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ई बैंकिंग में क्या होता है, एक तो इसमें सारा टोटली काम जो है वो इंटरनेट का होगा, ऑनलाइन होगा, फ़ोन के ज़रिए होगा, लैपटॉप के ज़रिए होगा, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो कितने तरह के फंक्शंस इसमें बैंक हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इस सिस्टम में पैसा जो है हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल जैसे प्ले करती हैं, एक हम डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब हो गया कि कोई भी अमाउंट अगर आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, जैसे कोई कमीशन, कोई सैलरी, कोई पेंशन, कहीं से भी आपको कोई अमाउंट अगर अकाउंट में जमा कराना है वो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए। और डायरेक्ट डेबिट का मतलब हो गया कि अगर आपको किसी चीज़ का, जैसे टेलीफोन का बिल पे करना है, बिजली का बिल देना है, कोई लोन की किस्तें चुकानी है, इंश्योरेंस की किस्तें चुकानी है, क्रेडिट कार्ड का खर्चा जमा करना है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डायरेक्ट डेबिट में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का हमें फ़ायदा क्या होता है, टाइमली पेमेंट कर सकते हो आप, आने जाने का कोई खर्चा नहीं होता, कोई ट्रांजिट का खर्चा इसमें नहीं आता है, कैश संभालने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कैश आपको रखना ही नहीं है, सारे काम ऑनलाइन होंगे, और कम्युनिकेशन करने के लिए कोई खर्चा नहीं है। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बेनिफिट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एटीएम। एटीएम से तो हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम का काम क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच हेल्प्स पीपल टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी 24 आवर्स अ डे। एटीएम ऐसी मशीन है जिसमें 24 घंटे पैसे अवेलेबल रहते हैं, किसी भी टाइम पे एक हमारे पास, हमें बैंक जो है एटीएम कार्ड इशू कर देती है। उस एटीएम कार्ड को लेके हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं, उस कार्ड को मशीन में लगाते हैं, एक हमारा पिन होता है, हमारा पासवर्ड होता है, वो डालते हैं और एटीएम से हमारे पैसे निकल के आ जाते हैं। और ये सर्विस हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड थ्रू विच मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बायर टू अकाउंट ऑफ सेलर। डेबिट कार्ड भी हमें बैंक ही इशू करता है।
जब कस्टमर का पैसा बैंक में जमा होता है तो बैंक जो है वो डेबिट कार्ड उसको इशू करता है। डेबिट कार्ड का फ़ायदा क्या होता है, कोई भी गुड्स अगर आपने ख़रीदा है, कोई सर्विस आपने ली है, तो आप डेबिट कार्ड के ज़रिए उसका पेमेंट कर सकते हैं। कोई बायर और सेलर के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीधा बायर ने अगर लिया तो बायर के अकाउंट से पैसा जो है वो सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है हमें डेबिट कार्ड का। और डेबिट कार्ड का एक फ़ायदा और भी होता है कि इस कार्ड के ज़रिए हम एटीएम मशीन से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड पढ़ा था, अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इट इज़ ए प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउज कस्टमर टू बाई नाउ एंड पे बैक लोन अमाउंट टू बैंक एट ए फ्यूचर डेट। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू करती है और इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास तुरंत करंट में पैसा नहीं भी है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप खर्चा कर सकते हैं और बैंक आपको एक टाइम पीरियड दे देती है। उस टाइम पीरियड तक आपको वो बैंक का जो अमाउंट है वो लोन आपको बैंक को चुका देना होता है। एक आपके सिर पे प्रेशर नहीं रहता है कि अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में ये फ़ायदा हमें मिलता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपना काम कर लेते हैं और हम आने वाले फ्यूचर डेट में बैंक को वो पैसा रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका NEFT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। NEFT का काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल, फर्म्स एंड कंपनीज विथ एनी अदर बैंक ब्रांच इन कंट्री। NEFT का फ़ायदा हमें यही होता है कि ये एक सिस्टम है जो पूरा नेशन वाइड चल रहा है, पूरा ग्लोबली चल रहा है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जिसका एक बैंक में अकाउंट है वो बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट से किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी और किसी भी फर्म को जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है, वो भी ऑनलाइन। जैसे कि हमारे यहाँ पे RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो NEFT से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो आप पूरे दिन में 11 बार कर सकते हैं, 11 टाइम्स आप पूरे दिन में कर सकते हैं। RBI का ये जो रूल दिया हुआ है, वीकडेज में आप सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कर सकते हैं और सैटरडे को टाइमिंग जो है इसकी अलग रहती है, 9 बजे से सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आप कर सकते हैं। तो NEFT का ये एक रूल है जो RBI ने डिसाइड किया हुआ है और फ़ायदा हमें यही है कि हम एक जगह से बैठे बैठे कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, किसी भी देश की कंपनी को, पर्सन को पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट आपका आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का ही सिस्टम है। इट रेफर्स टू अ फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन द ग्रॉस बेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, 2 तरह का इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है, एक रियल टाइम, एक ग्रॉस बेसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रियल टाइम में फ़ायदा ये होता है कि हमें मनी ट्रांसफ़र के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई समय का वेट नहीं करना होता है। जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उतनी जल्दी ही वो प्रोसेस में चला जाता है, तुरंत के तुरंत। लेकिन ग्रॉस बेसिस में क्या होता है, ग्रॉस बेसिस में हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि 1 to 1 ट्रांजैक्शन होता है उसमें। पहले एक ट्रांजैक्शन क्लियर होता है, जब वो क्लियर हो जाता है फिर आप दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस में यही डिफरेंस होता है कि रियल टाइम में वेटिंग पीरियड नहीं होता, ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल किए जाते हैं जैसे ही उनका प्रोसेसिंग हो जाता है, और ग्रॉस बेसिस में आपका 1 to 1 प्रोसेसिंग होता है। बस यही डिफरेंस होता है। अदरवाइज आपका NEFT और RTGS दोनों में हम फंड जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखे वो हमने 3 तरह के फंक्शंस देखे। सबसे पहला हमारा प्राइमरी फंक्शन था जिसमें बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही थी और लोन देती थी। दूसरा फंक्शन हमने सेकेंडरी फंक्शन देखा जिसमें बैंक एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करती थी और एक जनरल सर्विसेज थी जो वो आम पब्लिक के लिए करती थी। थर्ड कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, ई बैंकिंग की थी, जिसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो हमारे थे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT एंड RTGS। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 4, डिजिटल पेमेंट्स।